नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार चिराग के कान में जेडीयू के किस नेता की बात पड़ गई, जिसके बाद चिराग अंदर ही अंदर फिर से इतने आग बबूले हो गए कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि बिहार में मेरी रुचि जग रही है, बिहार मुझे बुला रहा है, मैं अपने पिता के उलट राजनीति करना चाह रहा हूं। यकीन मानिए, चिराग केंद्रीय राजनीति करना चाहते थे, वो बिहार में लौटना नहीं चाहते थे। लेकिन अचानक से चिराग ने कहना शुरू कर दिया और उनके पार्टी के कुछ नेताओं ने यह राग अलापना शुरू कर दिया कि दरअसल एलजेपी-आर के नेता चाहते हैं कि चिराग विधानसभा चुनाव में उतरें और चिराग को उतरना चाहिए। सवाल यह उठता है कि जेडीयू के कौन से ऐसे नेता हैं जिनकी बात चिराग को इतनी चुभ गई कि चिराग अब चाहते हैं कि फिर से मेरे साथ वही खेल ना हो जाए जो 2020 में हुआ था। आपको बेहतर पता है, 2020 में चिराग जितनी सीटें चाहते थे उनको नहीं मिला था और इस वजह से चिराग नाराज हो गए और उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। आपको मैं बताना चाहूंगा कि दरअसल ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ है। चिराग के 2 एमपी जेडीयू के एक बड़े नेता से मिले, मुलाकात एयरपोर्ट पे हो गई और एयरपोर्ट पे मुलाकात होने के बाद जब इन्होंने कहा कि इनके जो 2 एमपी जो कि चिराग के बहुत खास हैं, उन्होंने जब कहा कि साहब सीटों का बंटवारा होना चाहिए, हम आप मीटिंग कर लें, तो जेडीयू के उस बड़े नेता ने कहा कि भाई आप हमारे साथ मीटिंग क्यों करिएगा, आप तो बीजेपी के एलाइज हैं, आप बीजेपी से बात करिए, हमसे क्यों बात करना चाहते हैं। और फिर क्या था, एलजेपी-आर के कान खड़े हो गए। चिराग पासवान इस बात को सुन करके अच्छे खासे नाराज हो गए और वही वजह है कि चिराग पासवान बीच बीच में अपना विरोध जताते रहते हैं और एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि बिहार की राजनीति में वो कूदना चाहते हैं। सवाल यह उठता है कि केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ करके बिहार के किसी सीट से चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं चिराग किसको मजा चखाना चाहते हैं? क्या चिराग ये इंश्योर करना चाहते हैं कि एलजेपी-आर की जो हैसियत है उसके हिसाब से उसकी सीटें आवंटित हो और ये पहले ही तय हो जाए? क्या चिराग ये चाहते हैं या चिराग ये भी चाहते हैं कि अब जेडीयू से 2-4 करना ही पड़ेगा, 2-2 हाथ करना ही पड़ेगा? हमने बहुत नीतीश चालीसा पढ़ लिया लेकिन जेडीयू के रवैये में बहुत परिवर्तन हुआ नहीं है। चिराग ये भी चाहते हैं कि अब एनडीए जो भी करे पहले बता दे करना क्या है, क्योंकि हमारा स्ट्राइक रेट तो बहुत शानदार रहा है। क्या है अंदर की कहानी, ये हम आपको और भी बताएंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ सरोज सिंह वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और विनय कुमार जी जुड़े हैं, इन दिनों दिल्ली में बहुत नेताओं से मिल रहे हैं, इनको फेसबुक पे हम लगातार देख रहे हैं, तो विनय जी आपका भी बहुत स्वागत है। सरोज जी, मैं सीधा आपके पास आना चाहूंगा। जेडीयू के एक नेता ने कह दिया एलजेपी-आर के 2 एमपी को कि आप बीजेपी से बात करिए, आप हमसे बात मत करिए, और उसके बाद से चिराग पासवान के कान खड़े हो गए। और चिराग पासवान के कान इस तरीके से खड़े हो गए कि उनकी रुचि अचानक बिहार में बढ़ना शुरू हो गया। मतलब चिराग बिहार में उतर करके जेडीयू को सबक सिखाना चाहते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि चिराग ये चाहते हैं कि हमें उतनी सीटें मिले जितने के हम हकदार हैं, और ये पहले से तय हो जाए, क्योंकि बीजेपी इसको चुनाव तक खींच के लेकर के जाएगी, क्योंकि एनडीए में सबसे बड़ी घटक दल बीजेपी है और बीजेपी नहीं चाहेगी कि चिराग जैसे एलआई अलग हट करके चले। और हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अक्सर हम बात करते हैं महागठबंधन में नेता तय नहीं है, महागठबंधन में सीट का बंटवारा तय नहीं है, महागठबंधन में ये नहीं है वो नहीं है, पर एनडीए के भीतर भी बहुत बड़ी गड़बड़ है और वो गड़बड़ को सुलझाना बहुत आसान नहीं है। बीजेपी अगर चिराग को साधेगी तो जेडीयू कहती है कि मुझे इतनी सीटें तो चाहिए ही चाहिए, वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। तो दरअसल ये जो कहानी है इसकी वजह यह है कि चिराग को जो कह दिया गया या उनकी पार्टी के एमपी को कह दिया गया बीजेपी से बात करिए, हमसे क्यों बात करते हैं। क्या आपको ये पता है कि जेडीयू उसी तरीके से बंटवारा चाहती है जैसे पिछले बार के चुनाव में जेडीयू ने सीटों का बंटवारा किया था?
देखिए पंकज भाई, दो तीन सवाल आपने पूछ दिया, सबका जवाब एक एक करके हम दे रहे हैं। आपने एक शब्द यूज किया कि अचानक अपना स्टैंड बदला है चिराग पासवान। तो अचानक कुछ नहीं हुआ। चिराग पासवान को लोग जो जानते हैं, उनको पता है कि चिराग पासवान 25 के चुनाव में क्या करने वाले हैं। कोई कुछ कह दे, लेकिन चिराग पासवान की स्ट्रेटेजी बहुत साफ है। आज से 4-5 महीने पहले की बात, प्रशांत किशोर बहुत पीक पर थे, यहाँ बिहार में अभी भी हैं ही। रैली, प्रदर्शन, पदयात्रा सब कर रहे हैं। अपने बहुत खास लोगों के बीच चिराग पासवान ने कहा कि प्रशांत किशोर बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, क्या किया जाए उनके लिए। तो उनके एक दो मित्रों ने उनको सलाह दी कि आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप एक इस्तीफा लिखिए नरेंद्र मोदी के नाम, कि आपने हमको कैबिनेट में जगह दी, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन बिहार मेरा गृह प्रदेश है, और तो मैं वहीं जाके अपना काम करना चाहता हूं, हमको इसकी इजाजत दी जाए, मैं इस्तीफा देता हूं। उस दिन वाली बैठक में, जो 4-5 लोगों की बैठक थी, उस बैठक में चिराग पासवान ने कहा, अरे नहीं नहीं, ये सब नहीं करना है। मेरे पिताजी केंद्र की राजनीति करते थे, हम केंद्र की ही राजनीति करेंगे। आपका जो प्रस्ताव है, इस पर हम विचार करेंगे। बात वहीं खत्म हो गई। अब क्या हो रहा है? अब हो रहा है कि भाई, बिहार हमको बुला रहा है, हम बिहार में काम करना चाहते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। आज ही देखिए, उनका जो ऑफिशियल पेज है लोक जनशक्ति पार्टी का, उस पर एक पोस्टर है चिराग पासवान का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं पलायन बात पर नहीं जा रहा हूं, पलायन रोकने के लिए, रोकना मेरा काम नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि बिहार से जो बाहर चले गए हैं लोग, उनको हमको लेके बिहार लेके आना है। पलायन कहानी अलग है, तो उस पर हमको नहीं जाना। तो एक पृष्ठभूमि तैयार की हुई है चिराग पासवान ने। वो 25-30 सीट के नेता नहीं है, 25-30 विधानसभा सीट के वो नेता नहीं है। ना उनकी महत्वाकांक्षा उससे उनकी पूरी होने वाली है। इसलिए ज्यादातर सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। एनडीए में अगर रह गए तो उनके साथ भी उनका दोस्ताना संघर्ष होगा बाकी के सीटों पर, जैसे 2020 में तो खैर अलग ही हो गए थे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। कहीं फायदा होगा दूसरे लोगों को, कहीं दूसरे फायदे को होगा। लेकिन जनता दल यूनाइटेड का जो कैंडिडेट होगा, उसके खिलाफ जैसे 20 में एक ऑपरेशन हुआ था, वही ऑपरेशन चिराग इस बार भी करेंगे, क्योंकि खुंदक है उनको। आपने जिस मीटिंग का जिक्र किया एयरपोर्ट वाला, सही बात है, इस तरह की चीजें हुई है। लेकिन नीतीश कुमार के लेवल पर भी ये बात स्पष्ट की गई है कि चिराग पासवान हो, मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका लेना देना बीजेपी के साथ है। और आपका जो अंतिम सवाल था कि क्या करेगी जनता दल यूनाइटेड, तो जनता दल यूनाइटेड 115 से 120 सीट से कम में कंप्रोमाइज नहीं करेगी। बाकी बीजेपी को जो बांटना है वो अपना बांट ले। जैसे बांटना है, उनको क्या रखना है, उनको क्या तेजस्वी को तेज प्रताप इनको देना है, चिराग को क्या, मांझी को क्या, उपेंद्र कुशवाहा को, वो सब जे उनका स्टैंड एकदम क्लियर है। और पिछले बार की तुलना में ज्यादा रिजिड होगी जनता दल यूनाइटेड। अंतिम चुनाव है नीतीश कुमार का, पार्टी तीसरे नंबर पर है, नंबर 1 पर पार्टी को ले जाना है। तो इसलिए जनता दल यूनाइटेड कोई कंप्रोमाइज अपनी सीटों की संख्या को लेकर नहीं करेगी, क्योंकि उनको पता है कि चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, आरसीपी सिंह और ना जाने कितना मिशन उनके खिलाफ चलेगा चुनाव में। तो सबसे बचते बचाते भी एक सम्मानजनक सीटें उसको आ जाए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना मजबूरी है। वो संख्या मैंने बता दिया आपको, 110, 15, 20 तक जा सकती है जनता दल यूनाइटेड की। इसलिए चिराग को क्या करना है, उनको पता है, उनको लड़ना ही है ज्यादा सीटों पर चुनाव। ये कोई कह देगा आज के तारीख में कि एनडीए उनको जितनी सीटें देगी, 4-5 माइनस प्लस करके वो एनडीए के पोल में ही चुनाव लड़ेंगे, ये नहीं होने वाला है। ना 2020 में हुआ था, ना 25 में हुआ है। चिराग महत्वाकांक्षी है, सीएम की उनका सपना है, तो वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, किंग मेकर की भूमिका में आना चाहेंगे। होंगे कि नहीं होंगे वो तो बिहार की जनता तय करेगी। लेकिन चिराग पासवान 20 सीट 25 सीट पर मानने वाले नहीं है। पंकज भाई, तो चिराग पासवान 20 से 25 सीट पर मानने वाले नहीं हैं, ये बात जो आप कह रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि आधी सीटें जेडीयू को चाहिए। ये मेरे पास पुख्ता जानकारी है विनय जी। 120 से कम सीट पर जेडीयू लड़ना नहीं चाहती, और जेडीयू का साफ कहना है कि जो आपके एलाइज हैं आप उनको निपटाइए।
एकाध को जेडीयू एकोमोडेट कर सकती है, जैसे जीतन राम मांझी को। तो सवाल यह उठता है कि अगर बीजेपी के हाथ में 120 सीट आया और या 123 सीट आया, उसमें चिराग को भी एकोमोडेट करना हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को भी एकोमोडेट करना हो, बीजेपी को खुद चुनाव लड़ना है, तो ऐसे में बीजेपी करेगी क्या? एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है, क्या आपको लग रहा है कि जेडीयू जिस तरीके से एडमेंट है और चिराग की महत्वाकांक्षा जो है वो 25-30 सीट पर नहीं मानेंगे, तो ऐसे में चिराग जो जिनके कानों में एक बड़े जेडीयू नेता की बात पड़ चुकी है कि अरे भाई आप बीजेपी से बात करिए, और बीजेपी से बात करिए का मतलब क्या है कि जेडीयू अपना एलाई नहीं मानती है, वो मानती है आप बीजेपी के एलाइज हैं, आप उनसे बात करिए और सीट शेयरिंग की बात करिए। तो क्या बीजेपी चिराग की महत्वाकांक्षाओं को बिहार में पूरा कर पाएगी, आपको ऐसा लगता है? और ये पूरा करने के लिए बीजेपी को तो अपना आधा से ज्यादा सीट गंवा देना पड़ेगा। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। देखिए पंकज जी, नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी का नेचुरल एलाई लोक जनशक्ति पार्टी, जो अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जब 13 में नीतीश कुमार अलग हो गए थे नरेंद्र मोदी के नाम पर, भड़क गए थे और नीतीश कुमार अलग राह पकड़ लिए थे। पुराना उनका बीजेपी के साथ गठबंधन था, उस गठबंधन को उन्होंने तोड़ दिया था मोदी के नाम पर। उस समय रामविलास पासवान, जो उस समय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, नरेंद्र मोदी के साथ आए और नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री, उस समय नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे और उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश भर में कैंपेन किया, और उसमें बड़ा सूत्रधार अगर कोई कह सकते हैं तो चिराग पासवान थे। और इस गठबंधन को कराने में जिनकी भूमिका थी वो भारतीय जनता पार्टी के शाहनवाज हुसैन थे। शाहनवाज हुसैन वो गठबंधन को बनाने का काम उन्होंने किया था, सेतु थे बीजेपी और रामविलास पासवान के बीच में, और वो गठबंधन बना। और तब से नरेंद्र मोदी के उदय से अब तक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, अब तो ये इसका नाम रामविलास पड़ गया, ये नरेंद्र मोदी के साथ। तो मेरे समझ से चिराग पासवान कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी उनके राम है और ये इनके हनुमान है, तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान की निश्चित रूप से इस समय लोकप्रियता सबसे चरम पर है। अभी ताजा सर्वे में बताया गया कि 16% लोग इनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। एक सर्वे रिपोर्ट हम देख रहे थे 2-4 रोज पहले, और तेजी से इनका ग्राफ बढ़ रहा है। और सब सर्वे रिपोर्ट और चौंकाने वाला ये था कि समाज के सभी वर्गों का सहानुभूति और प्रेम चिराग पासवान के प्रति, उसका कारण कई कारण रहा, क्योंकि इनकी जो लीगेसी है, रामविलास पासवान की जो लीगेसी है, रामविलास पासवान पिछड़ों की लड़ाई लड़े। 89 में, 90 में जब मंडल कमीशन लागू हो गया, तो मंडल कमीशन को लागू कराने का काम उन्होंने किया बीपी सिंह के साथ मिलकर। और जब मंडल कमीशन के खिलाफ लोग कोर्ट में गए तो धरना पर बैठने का काम रामविलास पासवान ने किया। पिछड़े वर्ग के दलित होते हुए भी रामविलास पासवान पिछड़े समाज के लिए उनका अधिकार मिले, इसकी लड़ाई लड़ते रहे। दलितों की लड़ाई सदैव लड़ते रहे, SC ST की लड़ाई लड़ते रहे, उनका रिजर्वेशन के लिए लड़ते रहे। SC ST विनय जी वो सब लड़ते रहे, वो तो सब लड़ते रहे, लेकिन पिता से उलट बेटा राजनीति करना चाह रहा है। नंबर 1 ये तो आप जानते हैं। नंबर 2 हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अगर आधे सीट पर नीतीश लड़ते हैं, उनकी पार्टी लड़ती है, तो बाकी बचे आधे सीट में तो इनका 25-30 सीट ही बचता है, और कायदे से जितने लोकसभा में लड़े हैं तो 30 सीट मैक्सिमम। क्या आपको यह लगता है 30 पे चिराग मान जाएंगे? आपको लगता है जैसा सरोज जी कह रहे हैं कि नहीं, चिराग की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है, वो ठीक उसी तरीके से उतरेंगे जैसे 2020 में उतरे थे? तो क्या आप ये देख पा रहे हैं कि ऐसा चिराग करने जा रहे हैं इस बार के चुनाव में? नहीं, मुझे ऐसा अभी नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता है कि अब चिराग 20 वाले चिराग नहीं, अब चिराग बहुत मैच्योर्ड हो चुके हैं।
बहुत अनुभव उनके साथ जुड़ गया है और एक जिम्मेदारी भी केंद्रीय मंत्री की उनके पास है। तो अब जो चिराग हैं वो अपने को स्थापित करना चाह रहे हैं और चिराग पासवान कोई बिहार की राजनीति लौटेंगे ऐसी बात है, बिहार की राजनीति तो कर रहे हैं। ये पार्टी ही बिहार की पार्टी है। लोक जनशक्ति पार्टी का अगर आधार कहीं देश में है तो सबसे ज्यादा आधार बिहार में। बिहार के बिना तो आप लोक जनशक्ति पार्टी की कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरे राज्यों में भी इसके विधायक है लेकिन मूल आधार बिहार में है। तो बिहार की राजनीति में चिराग पासवान निश्चित रूप से, इनके पिता भी विधायक रहे हैं, इनकी भी कभी कभी इच्छा होती हुई कि हम विधायक बने, मुख्यमंत्री बने। और ये अक्सर कई बार हम लोगों से पूछते रहे कि 2005 में क्यों मैंने रामविलास पासवान मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं, क्यों उस समय गठबंधन नहीं बना। तो इनके मन में कहीं न कहीं ये बात है कि बिहार में जब अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं तो मुख्यमंत्री बनने के बाद ही हमारा ऊपर का रास्ता खुलेगा, दिल्ली का रास्ता खुलेगा। क्योंकि दिल्ली में तो केंद्रीय मंत्री है। रामविलास पासवान का भी एक सपना रहता था कि हम देश का प्रधानमंत्री बने। उनके मन में भी था कि कोई दलित देश का प्रधानमंत्री बने। जगजीवन राम पहले बिहारी थे जो बनते बनते प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, प्रधानमंत्री बनकर रह गए। रामविलास पासवान की भी इच्छा रहती थी कि हम प्रधानमंत्री बने, वो भी नहीं बन पाए। तो रामविलास पासवान के मन में भी ये बात अंतिम क्षणों में, जब अंतिम काल था उनका जीवन का, तो उस समय भी उनके मन में ये था कि चिराग एक ना एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। हम लोग से वो शेयर भी करते थे इस बात को। तो चिराग पासवान चूंकि अभी युवा है और बिहार में एनडीए के पास कोई चेहरा नीतीश कुमार के बाद में, अभी नीतीश कुमार शर्माएं चेहरा है, लेकिन नीतीश कुमार देखिए विनय जी, वो बात बिल्कुल ठीक है। मैं बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं। मैंने देखा भी है इन दिनों आप चिराग पासवान से मिले भी हैं, आपकी कुछ राजनीतिक चर्चा भी हुई होगी, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या 30 सीट तक मान जाएंगे चिराग? इसको आप हाँ या ना में उत्तर देते हुए आगे बढ़ाइए अपनी बातों को। आपने उनके साथ चाय पीते हुए ये सवाल किया था क्या, ये मैं पूछना चाहता हूं आपसे। देखिए, जब सीट की चर्चा होगी, सीट की चर्चा अभी हो नहीं रही है। जब सीट की चर्चा होगी और जब सीट के बारे में कोई फैसला होगा तो निश्चित रूप से हम सबसे पहले आपको ब्रेक कर देंगे खबर। लेकिन अभी इसकी कोई चर्चा नहीं। चिराग जरूर चाहते हैं कि सम्मानजनक सीट हमको मिले। अभी वो सीट पर कोई रिजिट नहीं कि हमको 30 सीट मिले या 25 सीट मिले या 40 सीट मिले। या देखिए, हर दल के नेता और हर दल के कार्यकर्ता चाहते हैं कि हमारी पार्टी ज्यादा से ज्यादा पर विनय जी आप कैसे महसूस करिएगा कि आपको सम्मानित किया गया? क्या सिर्फ चाय पिला दें तब आप समझेंगे सम्मानित, या अंगोछा उड़ा दें तब समझेंगे सम्मानित? तो ये कहने का मतलब यह है कि ये पैरामीटर क्या है? क्या 30 सीट पर वो सम्मानित मानेंगे, 40 पे मानेंगे, 50 पे मानेंगे? उनकी इच्छा क्या है, ये मैं पूछना चाहता हूं। पंकज जी, देखिए, राजनीति में अगर आप गठबंधन की राजनीति में है तो 2 कदम पीछे भी आपको लौटना पड़ता है, 2 कदम आगे भी बढ़ना। एक हमारे क्षेत्र के बड़े नेता थे, बिहार के बड़े नेता हुआ करते थे, नरेंद्र। एक बार हम उनसे पूछे कि भाई आप, एक मुद्दा था, उस मुद्दा पर पीछे क्यों हट गए? तो उन्होंने मुझे समझाने का काम किया। उन्होंने कहा कि भाई विनय, बाघ को कभी देखो, बाघ अगर शिकार करता है तो कभी शरीर को पीछे मोड़ता है, उसके बाद पूरी ताकत अर्जित करके छलांग लगाता है। तो बाघ आदमी को बनना चाहिए, पहले पूरी शक्ति अर्जित कर लो तब ताकत से हमला करो। तो राजनीति में भी अब चिराग पासवान बहुत मैच्योर्ड हो गए हैं और वो जो तालमेल करेंगे, हो सकता है डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात हो कि उनके पार्टी का कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो। जहां जमुई से वो लोकसभा का चुनाव जीते, जहां से उनकी वो पहचान मिला चिराग पासवान को, उसी में एक सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ की जनता भी चाहती है कि चिराग पासवान यहाँ से विधायक बने। लेकिन
मुझे जो लगता है कि अगर चिराग पासवान को भी बिहार की राजनीति में लौटना हो तो कोई जरूरी नहीं कि वो विधायक का चुनाव लड़े, क्योंकि लालू प्रसाद यादव हो या राबड़ी देवी हो या आपको नहीं नीतीश तो कुमार हो, आपके ये लोग आपके विधान परिषद से सदस्य बनते रहे। नहीं, मेरे साथ डॉक्टर संजय भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर संजय, मैं आ रहा हूं, बिहार की राजनीति पर जबरदस्त नजर रखते हैं। मैं सरोज जी पहले आपसे ये सवाल कर लूं, फिर डॉक्टर संजय के पास जाऊंगा। सवाल ये उठता है कि बिना विधानसभा चुनाव लड़े हुए भी उतर सकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर बार बार खुद चिराग क्यों कह रहे हैं कि मेरी रुचि अब बिहार में है, मेरी रुचि अब बिहार में है, मेरी रुचि अब बिहार में है? ऐसा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों के लिए दबाव बना रहे हैं, या उनके मन में अब ये बात आ चुकी है कि जैसे केंद्र एक जेडीयू के नेता ने कहा ना एलजेपीआर के 2 एमपी को कि अरे भाई आपका अलायंस बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ बात करिए। और हमको भी पता है कि जेडीयू कह रही है 120 से कम पे लड़ेंगे नहीं। तो अगर 120 पे जेडीयू ही लड़ेगी और नीतीश एडमेंट है, हमको यह भी पता है कि एक दिन जब मीटिंग हुई थी जिसमें सम्राट चौधरी थे, नित्यानंद राय थे, भिखूभाई दलसानिया को भी दौड़ करके वहां पर पहुंचना पड़ा था, तो उस दिन गर्मा गर्मी भी हुई थी जब इन्होंने कहा कि हम इतनी सीट से कम पे लड़ेंगे नहीं। और इन दिनों नीतीश कुमार 8 पेज का एक रिपोर्ट रखते हैं और कहते हैं जो काम हम इतने दिन में किए हैं यही बताइए लोगों को जाकर। वो बीजेपी के नेताओं से भी कहते हैं। सवाल ये उठता है सरोज जी कि नीतीश जो चाहते हैं क्या बीजेपी वो करेगी, और अगर वो करती है बीजेपी तो फिर चिराग के लिए कितना स्पेस बच जाता है? देखिए, चिराग को लेकर जब हम लोग चर्चा करते हैं पंकज भाई, तो लोकसभा चुनाव के दरमियान भी मैंने आपसे चर्चा की थी। हमने उस दरमियान भी आपको कहा था कि चिराग पासवान को अगर एक सीट भी अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह देंगे तो भी वो एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जब अपनी बारी आती है तो चिराग पासवान कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार होते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको जीत के एमपी बनना है, दिल्ली जाना है, मंत्री बनना है। तो वो एक सीट पर भी कंप्रोमाइज करते हैं। 6 सीट तो उनको बोनस मिला, 5 सीट। अब आइए विधानसभा की बात। तो विधानसभा में उनको खोने के लिए कुछ नहीं है, सब पाने के लिए है। तो आंख बंद करके होता है ना ब्लाइंड खेल देना, तो ब्लाइंड ही खेलना है उनको, क्योंकि ना उनको मुख्यमंत्री बनना है। बोलनी अलग बात है, लेकिन मुख्यमंत्री कहाँ बनेंगे? जेडीयू में तो नहीं बनना है, बीजेपी में 5-5 कैंडिडेट ऑलरेडी रखे हुए हैं, सीएम के दावेदार हैं, तो इनके लिए गुंजाइश तो है नहीं जहां तक 1 नंबर की कुर्सी की बात है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना है, कुछ विधायकों को जिता के लाना है, फिर अपना प्रेशर की पॉलिटिक्स करना है, दिल्ली के लिए भी और बिहार के लिए, यही एक रास्ता है। तो 20-25 सीट जीत के तो वो कर नहीं सकते, लड़के तो कर नहीं सकते, सीटों की संख्या उनको बढ़ानी है। तो अभी से अपना दे रहे हैं, तामझाम कर रहे हैं। अभी तो सीटों पर तो जुलाई के फर्स्ट वीक में बातचीत होगी। विनय जी भी यही बता रहे थे कि अभी बातचीत नहीं हो रही है। मेरी भी सूचना है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में इस पर बातचीत होगी। तो चिराग को पता है कि मुख्यमंत्री वाली बात तो खैर कहने वाली बात है, वो कहेंगे। समर्थक में जोश और जुनूस उनसे बढ़ता है कि भाई चिराग को मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन उनको भी पता है कि ऐसा कुछ इसको बिहार में उनके लिए है। वो तो जेडीयू या बीजेपी को संभालना है उसको। अब है कि प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए क्या क्या किया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना है, पार्टी को मजबूत करना है, तो ज्यादा कैंडिडेट उतारना पड़ेगा, तो जीत की संभावना भी बढ़ेगी। अगर उस तरह से होगा, नहीं बढ़ेगी तो पार्टी का वोट बैंक बढ़ेगा, वोट ज्यादा आएंगे, बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। अगर नीतीश कुमार को डैमेज किए तो भाजपा भी खुश होगी कि चलिए किसी ने तो डैमेज किया नीतीश कुमार को, उसका ही इनाम भी इनको मिल सकता है। तो वो सारी चीजें एलजेपी के साथ और चिराग पासवान के साथ अभी जुड़ी हुई है, और वही सारा काम ये कर रहे हैं। नीतीश कुमार को भी पता है कि बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता चिराग पासवान पर। इनके अगर विधायक जीत भी जाएंगे तो क्या गारंटी है कि कल वो चिराग तेजस्वी यादव के साथ नहीं चल जाएंगे अगर वहां पर अगर कोई सरकार बनने की स्थिति होगी तो। क्योंकि लड़ाई तो बस कुर्सी की है, कोई विचारधारा की तो लड़ाई हो नहीं रही है। तो इस चीजों को देखते हुए भी सारी बातें आगे बढ़ रही है। चिराग पासवान को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना है, तय है, क्योंकि चिराग को खोने के लिए कुछ नहीं है।
वो जो होगा वो पाएंगे ही, खोने के लिए कुछ नहीं। नहीं चलिए, आप ये कह रहे हैं जी। जो होगा वो पाएंगे, पर सवाल ये उठता है डॉक्टर संजय, जो होगा पाएंगे इसका मतलब क्या निकाला जाए? जेडीयू 120 से कम पे मान नहीं रही है। लोग चर्चा महागठबंधन के भीतर विवाद है, इसकी खूब चर्चा हो रही है। पर हम आपको बताएं कि जुलाई में भी सीटों पर बातचीत शुरू होगी, लेकिन खत्म नहीं होगा। जुलाई में फिर से सेशन शुरू हो जाएगा, फिर से टाइम आगे बढ़ेगा, क्योंकि बीजेपी तो चाहेगी अंतिम तक लेके जाए। सवाल यह उठता है कि चिराग को जगह कितनी मिलेगी? अगर 120 सीट पर नीतीश ही लड़ते हैं तो बाकी के बचे 123 सीट पर चिराग कितने पे लड़ेंगे? चिराग के लिए स्पेस 25-30, इससे ज्यादा तो बनता नहीं है। अगर 25-30 सीट भी दे दिया गया 123 में, तो 93 सीट बच जाता है। 93 सीट में राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी है, उसको भी आपको एकोमोडेट करना होगा। और कहीं नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को भी एकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं हुए, तो वो भी बीजेपी को करना पड़ेगा। बड़ा सवाल ये उठता है कि नीतीश बड़े क्लियर हैं कि 120 लड़ेंगे तभी हम बीजेपी से ज्यादा या बराबर की सीटें ला पाएंगे, इसलिए नीतीश कुमार 120 से कम पे कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं। और यही बात जब जेडीयू के एक बड़े नेता ने चिराग के 2 एमपी को कह दिया कि अरे भाई आप एलाइज हैं तो आप बीजेपी के हैं, आप उनसे बात करिए, आप हमसे क्यों बात करना चाहते हैं एयरपोर्ट पे? और तभी उसके बाद चिराग लगातार कहना शुरू कर दिए कि उनकी रुचि बिहार में बढ़ गई, वो बिहार में उतरना चाहते हैं, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। डॉक्टर संजय, राजनीति एनडीए की किधर जा रही है? ये सिर्फ चिराग का दबाव है या चिराग फिर वही खेल कर सकते हैं जो 2020 में किए थे? देखिए, कहावत है कि दूध से जला हुआ मट्ठा भी लोग फूंक करके पीता है। तो इस बार जेडीयू बहुत ही सतर्क है और चिराग पासवान जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय का सामना करने के लिए इस बार जेडीयू तैयार है। और एक ही बात बार बार नहीं आजमाई जाती है। ठीक है, पिछली बार चिराग पासवान खुद से बीजेपी के सहमति से कैसे भी हो वो जेडीयू को 43 सीटों पर लाने में इनकी बड़ी भूमिका रही। इस बार जेडीयू इस मामले में बड़ा ही सतर्क है और शायद चिराग पासवान इसकी पुनरावृत्ति नहीं कर पाएंगे। रह गई बात कि चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बिल्कुल प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। स्ट्राइक रेट इनका 100% इसलिए लोकसभा में कि इनके साथ खड़ा था जेडीयू और इनके साथ खड़ी थी बीजेपी। लेकिन अगर जेडीयू और बीजेपी इनके साथ नहीं खड़ी होती तो शायद ये 5 में 5 सीटें नहीं जीत पाते। लड़े तो थे अपने अकेले दम पर, हरा देना किसी को अलग बात है, लेकिन जीतने का मादा इनमें नहीं है, ये बात तो समझते हैं। और वह भी एक जीती हुई सीट ये रख नहीं पाए, राजकुमार सिंह चले गए जेडीयू में। तो चिराग पासवान एक दबाव बना रहे हैं ज्यादा से ज्यादा सीटों के लिए। एनडीए में रहेंगे, न वो केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने जा रहे हैं, न कहीं कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, श्रवण अग्रवाल कटाक्ष में ही कहा कि भाई इनको बिहार नहीं बुला रहा, इनको बुला रहे हैं कौन? प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर कुछ इनको सपना दिखाए होंगे कि नहीं, हम लोग अगर इस तरह से लड़े, 19% दलित वोट है, युवा चेहरा है, तो आप कुछ विशेष कर सकते हैं बिहार में। लेकिन जमीनी हकीकत बिहार में सोशल इंजीनियरिंग पर ही जाकर के रुक जाता है कि अगर सामाजिक धार और सामाजिक समीकरण अगर दोनों का कॉकटेल आप बनाने में सक्षम नहीं होते हैं तो फिर आप बहुत आगे जाने में या बाजी मार लेने में सक्षम नहीं होंगे। 5% वोट तो इनका है ही ना। जहां भी कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो उस कैंडिडेट के अपने 2-4-5 हजार वोट होते हैं, इनके वोट जुड़ जाएंगे, हरा तो सकते ही है किसी को। लेकिन जेडीयू इस बार इस बात के लिए तैयार है कि अगर चिराग पासवान ने फिर वही दांव खेला तो उसका सामना हमको कैसे करनी है, इसलिए इस दांव को फिर ये आजमाएंगे नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है। अब बीजेपी कितना सीट इनको देती है, कितना बीजेपी को ये दबाव में ला पाते हैं, ये तो थोड़ा इंतजार करनी होगी।
मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान कोई ऐसा निर्णय लेकर के असहज कर देंगे। हाँ, निर्णय इनके जो होते हैं वो अपने तरीके के होते हैं। अब लोकसभा में भी लग रहा था कि इन्होंने ही कहा था कि हम गद्दारों को टिकट नहीं देंगे, और फिर देखिए कि जो लोग इनकी पार्टी से टूट करके अलग हुए थे उसी में से एक व्यक्ति को टिकट मिला। अब वो टिकट का आधार क्या था, कौन सा क्राइटेरिया उनमें आ गया। ठीक है डॉक्टर संजय, पर एक सवाल ये उठता है विनय जी कि जब नीतीश बार बार कहते हैं अब इधर उधर नहीं जाएंगे, 2 बार गलती हो गई, फिर भी उनका दबदबा कायम है, 120 से कम पर मानेंगे नहीं, तो ये कहने के लिए कहते हैं या विश्वास दिलाने के लिए लोगों के सामने कहते हैं, पर अंदर खाने 120 सीट पर अड़े हुए हैं? मतलब नीतीश की पार्टी 120 पर लड़ेगी, और इसकी बड़ी वजह यह है कि अगर उनकी पार्टी कम सीट भी जीतती है तो बीजेपी के बराबर रहेगा, उनकी पार्टी पर दबाव नहीं रहेगा कि भाई आपका मुख्यमंत्री नहीं होगा। यही स्ट्रैटेजी है, और इसीलिए जेडीयू लगातार दबाव बनाए हुई है कि हम 120 से कम पर नहीं मानेंगे। जेडीयू जी, क्योंकि दोनों पुराने एलाइज हैं, तो हो सकता है ये आप नीतीश कुमार चाह रहे होंगे, लेकिन आप इतनी बात अच्छी तरह से समझिए कि आज ये जीतन राम मांझी भी 40 सीट मांग रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा की भी बड़ी इच्छा है। हो सकता है ये हो जाए कि जदयू जो है, जदयू जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को संभाले, और इधर बीजेपी चिराग पासवान को संभाले। ये संभावना मुझे ज्यादा दिखाई पड़ती है, क्योंकि बीजेपी से चिराग पासवान के रिश्ते बहुत बेहतर हैं। हालांकि इन दिनों नीतीश कुमार से भी रिश्ते बेहतर हुए हैं, और नीतीश कुमार का नाम अक्सर ले रहे हैं चिराग पासवान। इस चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा। तो चिराग पासवान इस चीज से समझ रहे हैं कि आने वाला समय जो है मेरा है एनडीए में, क्योंकि नीतीश के बाद जो कोई बड़ा चेहरा अगर एनडीए में दिखाई पड़ता है तो वो चिराग पासवान का। और जो हम सर्वे की बात कर रहे थे, उस सर्वे में भी ये रिपोर्ट में दर्शाया गया कि हर समाज का झुकाव चिराग पासवान की तरफ है। और उस सर्वे में तो ये भी चौंका रहा था कि एनडीए और महागठबंधन के बीच जो वोटों का अंतर है वो 10% से ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। तो आज की तारीख में एनडीए मजबूत दिखाई पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में एनडीए के जो तमाम नेता हैं अपने गठबंधन को मजबूत करना चाहेंगे, और गठबंधन में शामिल, जब आप गठबंधन की राजनीति करते हैं तो आपको कंप्रोमाइज की राजनीति करनी पड़ती है। हर दल चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े, लेकिन लड़ना है 243 सीटों पर, और उसमें 5 पार्टियां हैं। 3 पार्टियों को एकोमोडेट करना पड़ेगा, और उसमें चिराग पासवान की भी पार्टी मजबूत है। और अगर आप लोकसभा को पैमाना माने तो 30 सीट पर तो स्वाभाविक दावेदारी बनती है चिराग पासवान की, ये 30 तो कम से कम हमको मिलना ही चाहिए। इससे ज्यादा भी वो डिमांड करेंगे, लेकिन 30 दिखाई पड़ता है। इसी तरह से मांझी को 1 सीट मिला है तो उसको भी 6 मान लीजिए। ये आप उपेंद्र कुशवाहा चूंकि राज्यसभा में है तो उनको भी 8 से 10 सीट मिल सकती है। जीतन राम मांझी को भी यही 8-10 सीट मिल सकती है। क्योंकि आपको जब गठबंधन में रहना है तो गठबंधन में अपने मन मुताबिक सीट किसी को नहीं मिलेगा, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो। क्योंकि पार्टी में वर्कर की इच्छा होती है कि हम सब सीट पर चुनाव लड़ें, तो सब सीट पर चुनाव लड़के तो आप जीत नहीं सकते हैं। फिर देखा जाता है जब आप गठबंधन करते हैं तो भाई आपका जीतने वाला सीट कहां है, कि चूंकि गठबंधन की राजनीति में पहला उद्देश्य होता है कि हमारी पार्टी को
सरकार बनाने का जो नहीं, मैजिक नंबर है वो प्राप्त। वो सच बात है विनय जी, पर बार बार एक आवाज उठती है ना डॉक्टर संजय कि क्या चिराग इनके साथ चले जाएंगे, प्रशांत किशोर के साथ चले जाएंगे, ये भी आवाज उठती है। इसका क्या मतलब है? प्रशांत किशोर के साथ जाने की बात जो होती है वो महज अफवाह है, एक स्पेकुलेशन है, या चिराग इस तरह का इंडिकेशन देते हैं कि हमको मनमाफिक सीट नहीं मिला तो प्रशांत किशोर हमारे पास विकल्प हैं, कांग्रेस हमारे पास विकल्प है। क्या ऐसी परिस्थिति आप देख पा रहे हैं? अगर उनकी रुचि बिहार की राजनीति में बढ़ गई है जैसा वो कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक ऐसा विकल्प ढूंढने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एनडीए में चिराग बने रहते हैं तो एनडीए में तो नीतीश के बाद बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चाहेगी, चिराग के लिए स्कोप तो बनता नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि चिराग जो कह रहे हैं वो महज सीटों के लिए कह रहे हैं या अपना भविष्य देख रहे हैं कि भाई एनडीए में हमारे लिए मुख्यमंत्री का स्कोप है नहीं, क्योंकि बीजेपी बड़ी पार्टी होगी तो अपना मुख्यमंत्री बीजेपी बनाएगी, फिर चिराग मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? अलावा और मुझे कुछ नहीं दिखता है। 40 सीटों की मांग शायद इन्होंने रखी है। अब बीजेपी 40 को देगी नहीं। हाँ, प्रशंसा जरूर ये करते हैं प्रशांत किशोर की, प्रशांत किशोर इनकी प्रशंसा करते हैं। इस प्रशंसा के ये मतलब नहीं लगाया जाए कि प्रशांत किशोर के साथ ये कोई गठबंधन बना करके और बिहार में चुनाव लड़ेंगे। हाँ, दबाव हर कोई विकल्प की बात करता है कि अगर हमें सम्मानजनक सीटें नहीं दी गई, अगर हमारे हिस्से में इतनी सीटें नहीं आई, यही कैलकुलेशन तो हुआ था। पिछली बार भी गठबंधन टूटने का कारण भी तो वही हुआ था कि जो 6 सांसद थे और उनको उन्होंने जो गुनाह किया था कि 36 तो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो 36 पर बात बनी नहीं और फिर तो अलग लड़े, और अलग लड़े तो चिराग पासवान की वजह से कौन जीत गए कौन हार गए तो खुद चिराग ही पासवान बोलते हैं कि मैं और मेरी पार्टी अलग लड़ गया था इसलिए आरजेडी को इतनी सीटें आ गई। तो गठबंधन में कांग्रेस इंडिया गठबंधन से लगता नहीं है कि ये बाहर जाने की स्थिति में है। जिस तरह से फिर जो उनके सूर बयान बदले हैं, लगातार जिस तरह से महागठबंधन की बैठकें चल रही हैं, तो कांग्रेस आरजेडी से अलग होकर के और चिराग पासवान के साथ आ जाएगी और इनके साथ गठबंधन बना के चुनाव लड़ेगी और चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देगी। इस तरह का प्री मैच्योर्ड निर्णय कांग्रेस नहीं लेगी। तो चिराग पासवान एक दबाव बनाएंगे, एनडीए में रहेंगे, एनडीए में भाई केंद्र में मंत्री हैं, इनके 5 सांसद हैं। दूसरी चीज की वो गठबंधन बहुत मजबूत है। कल ही मेरी राजद के नेताओं से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि ठीक है सोशल कॉम्बिनेशन मेरे साथ दिखता है, लेकिन गठबंधन तो मजबूत जो एनडीए है वही है, और जब एनडीए का गठबंधन मजबूत है तो जीत की संभावना तो वही है। अगर कहीं अधिक सीटें भी चिराग पासवान को मिल गई, पिछली बार लड़े थे ना 134 या 139 पर लड़े थे, 1 सीट मात्र जीत पाए थे, तो लड़ने के लिए तो 243 पर लड़े, और अगर ये 2-4 सीट ही जीत ले तो ऐसा निर्णय चिराग पासवान को लेने की सलाह शायद इनके पार्टी के लोग या जो इनके सलाहकार होंगे वो नहीं देंगे। एनडीए में जितनी भी सीटें मिलेगी उसमें जीतने की संभावना इनकी है, और वहां पर भी ये प्रेशर पॉलिटिक्स कर सकते हैं। कभी कभी राजनीति में आपके पास जो 15 सीटें 20 सीटें जो जीती हुई सीटें होती है, जो जीतन राम जी आजकल कह रहे हैं, वो सीटें बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि घटक दल मुख्यमंत्री कोई हो, लगता है कि ये कॉम्बिनेशन अगर गड़बड़ाया तो जो जादुई आंकड़ा है उससे हम पीछे रह जाएंगे। तो चिराग पासवान अभी दबाव बना रहे हैं कि विकल्प हमारे खुले हैं, अगर हमें सम्मानजनक सीटें नहीं दीजिएगा तो क्या करेंगे, अंत में तो फिर हमें निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन अभी तक ये बीजेपी के फोल्ड से बाहर नहीं दिख रहे हैं। बीजेपी इनको एकोमोडेट करेगी। विनय जी की बात से मैं सहमत हूं कि इस तरह का होगा कि भाई 143, 123, 122 हम लोग बांट लें, आप उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम जी को एकोमोडेट कर लीजिए, हम चिराग पासवान को एकोमोडेट कर लेंगे, और इसी तरह से एक समीकरण पर तैयारी हम लोग कर करके चुनाव में जाएं
ताकि हम जीत सके अधिक से अधिक सीटें, जो 225 का आंकड़ा रखे। तो चिराग पासवान को कैसे मनानी है ये बीजेपी को भी पता है, और गठबंधन में दबाव कैसे बनानी है ये चिराग पासवान भी बताने और समझाने नहीं, की पर कोशिश। गठबंधन में दबाव कैसे बनाना है इसकी भी चर्चा विनय जी भरपूर चल रही है। इन दिनों कई आईएएस ऑफिसर पे फंदा कसा जा रहा है। ये रिशु श्री पे जो एफआईआर हुआ है उसको लेकर के भी बहुत चर्चा है कि कई मंत्रालय में उसका एक्सेस था, और अब जो ईडी कार्रवाई कर रही है उसके पीछे शायद यही वजह है। क्या आपको लगता है कि ये सारी कवायद भी सिर्फ इसलिए है कि अपने घटक दलों को कैसे शिकंजे में रखा जाए? ये कई बार आप कई राजनीतिक दलों से बात करें तो अलग अलग दल के नेता इस तरह की बात करते हैं। गंभीर सवाल ये है, मैं आपसे वही बात पूछना चाहूंगा कि दरअसल दो पार्टी को वो अकोमोडेट करें, एक को ये अकोमोडेट करें, पर सीटों का बंटवारा हो तो कैसे हो? ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि भाई जो सरोज सिंह कह रहे थे कि चिराग ब्लाइंड खेलना चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि वो मुख्यमंत्री बने तो अभी से ही वो अपने उम्मीदवार को ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर उतारें जिससे उनका संगठन ज़्यादा फैले, क्योंकि वो केंद्र में तो मंत्री बने रहेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर एनडीए के खिलाफ ये अपने उम्मीदवार उतारेंगे तो केंद्र में मंत्री कैसे बने रहेंगे? इस बार तो बीजेपी खास तौर पर चाहती है कि एनडीए के ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए आए, क्योंकि 2027 में राष्ट्रपति का चुनाव है और राष्ट्रपति के चुनाव को जीतना बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चुनौती है। इसलिए बीजेपी उत्तर प्रदेश का भी चुनाव जीतना चाहेगी और राष्ट्रपति अपने मनमाफिक उम्मीदवार को बनाना भी चाहेगी। नहीं, देखिए पंकज जी, सबसे बड़ी बात ये है कि ब्लाइंड तो आजकल यूट्यूबर भी ज्यादा खेल रहे हैं। हम लोग तो देख रहे हैं कि हम लोगों के पास सूचना रहती है और कुछ से कुछ सुनने को मिलता है। एक ताजा उदाहरण आपको बता दें, हम एक दिन देख रहे थे, किसी चल रहा था कि वैभव सूर्यवंशी पहला पासवान क्रिकेटर है। अब वैभव सूर्यवंशी राजपूत जाति के हैं और उनके बारे में तो अब तो ब्लाइंड खेलने का जमाना है, हम लोग ब्लाइंड खेल रहा है और इसी में टीआरपी बढ़ रही है। मेरे जैसे लोगों को दिक्कत ये है कि हम लोगों के पास सूचना रहती है, पक्की सूचना, इसलिए हम लोग कोई बहुत दाएं बाएं बोलने में यकीन भी नहीं करते हैं। जहां तक एनडीए फोरम का सवाल, तो हम लोग एनडीए को लंबे समय तक कवर किए। एनडीए के तमाम नेताओं से व्यक्तिगत रिश्ते भी रहे हैं, क्योंकि आप अगर पत्रकारिता में लंबा समय तक कवर करिएगा तो आप इनर पॉलिटिक्स, अंदर खाने में क्या चल रही है उसकी जानकारी आपको मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि अभी जो एनडीए है उसमें चिराग पासवान की जो मनस्थिति है वो अपने को बिहार केंद्रित इसलिए कर रहे हैं कि अपनी पार्टी को बिहार में मजबूत करना चाह रहे हैं। और बिहार में क्योंकि आपको मालूम होगा उनकी लड़ाई उनके चचा से भी होती है, उनके चचा भी इस समय दूसरे फोरम में चले गए हैं, तो यहां वो अपने को एकमात्र नेता के रूप में रखना चाहते हैं। और इसीलिए वो उनका शुरू से उद्देश्य है कि हमको बिहार बेहतर बिहार बनाना है। बिहार फर्स्ट का जो उनका नारा था, जो उनका विजन था, उस विजन पर आज भी काम करते हैं। इसलिए वो रिवर्स पलायन की बात करते हैं। जो यहाँ से चले गए वो वापस आए बिहार में, उनके लिए रोजगार का अवसर खुले, उनके लिए काम यहाँ मिले, उनके लिए सारी सुविधा यहाँ उपलब्ध हो, यहाँ बेहतर कानून व्यवस्था बने, यहाँ उद्योग धंधा लगे, यहाँ पटवन की व्यवस्था हो, खेती बेहतर हो। इस दिशा में चिराग पासवान का चिंतन है। क्योंकि युवा है, युवाओं में लोकप्रिय भी है, तो चिराग पासवान को लगता है कि भाई जब दूसरे राज्य जाते हैं, देखते हैं, या दुनिया के अन्य मुल्कों जाते हैं, देखते हैं, तो लगता है कि मेरे बिहार में, मेरे बिहार के लोग दुनिया को बेहतर बनाने में अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं। आप दुनिया के तमाम मुल्कों में चले जाइए, आपको बिहारी मिल जाएंगे। देश के तमाम राज्यों में चले जाइए, बिहारी मिल जाएंगे। अन्य क्षेत्रों में बिहारी का दबदबा है। तो ये टैलेंट बिहार के लोगों के पास है, लेकिन इसके बावजूद बिहार की दुर्दशा है।
तो इससे वो मन उनका विचलित होता है और इससे बिहार को निकालना चाहते हैं। तो उनके मन में कहीं न कहीं बिहार को बेहतर बनाने की मंशा है, इसीलिए वो बिहार के लिए उनमें तड़प है और वो चाहते हैं कि हम बिहार की राजनीति में ज्यादा से ज्यादा समझ। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहने के बाद आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, पूरे देश की जिम्मेदारी आप पर होती है। इसके अलावा विदेश में कॉन्फ्रेंस है, उसमें समय देना पड़ता है, तो कई मंत्रिमंडल की जवाबदेही के कारण समय देना पड़ता है। तो ऐसे में उनके मन में एक द्वंद्व की बात है और पार्टी के फोरम पर भी इसकी चर्चा हो रही है। नहीं, चलिए ठीक है। चिराग जी, विनय जी ये भी बता दीजिए पारस जी का क्या होने जा रहा है। पारस जी कल भी मीटिंग में नहीं बुलाए गए, पारस जी घर बैठेंगे। सूरजभान सिंह तो राजनीति के बगैर वैसे तड़प रहे हैं जैसे पानी के बगैर मछली। तो अब ये भी बता दीजिए, आपके पास जानकारी रहती है कि पारस जी क्या करने वाले? नहीं, पारस जी की बात चल रही है, महागठबंधन के नेताओं से बातचीत चल रही है, लालू यादव से भी मिले हैं पारस जी और 4-5 सीट पर ये चाहेंगे कि हमको 4-5 सीट कम से कम मिल जाए, जिससे कि सूरजभान जी और पारस जी के पुत्र और पारस जी के भतीजे ये लोग एकोमोडेट हो जाएं। क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी के पास भी दिक्कत क्या है कि कोई दलित का चेहरा उनके पास है नहीं, और दलित के जो अभी 2 बड़े चेहरे हैं वो एनडीए के साथ में। बिहार में 20% आबादी, दलित मतदाताओं की आबादी 20% है और बिहार के चुनाव में ये 20% की भूमिका इस बार बहुत अहम होने वाली है। और इसी कारण जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा है जिसमें 10% से ऊपर का मार्जिन दिखाया जा रहा है, एनडीए को 10% का बढ़त दिखाया जा रहा है, इसी कारण से दिखाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से तो डॉक्टर संजय, ये राजेश राम कांग्रेस में है, क्या इसका असर बहुत नहीं पड़ रहा क्या? आपको लगता है पशुपति पारस की जरूरत है? क्योंकि मेरी जानकारी में आरजेडी सिर्फ 2 सीट 1 या 2 सीट देना चाहती है और उनके बेटे भतीजे को अपने सिंबल पे लड़ाना चाहती है। कुछ भूमिहार बाहुल इलाके में आरजेडी एनडीए को हराने के लिए सूरजभान सिंह के 1-2 लोगों को टिकट देने का मन बना रही है, ऐसा मुझे बताया गया है, जो मेरे सूत्र कहते हैं। आपके पास क्या जानकारी है? क्या आपको लगता है पारस महागठबंधन का हिस्सा होंगे क्योंकि वो दलित समाज से हैं, आरजेडी के पास कोई दलित चेहरा नहीं है? क्या इस तरह की बात हो सकती है? देखिए, पशुपति कुमार पारस वेट एंड वॉच में है। एनडीए के नेताओं ने भी उनको कहा है कि थोड़ा पेशेंस रखिए। चिराग पासवान को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जा रहा है और अभी विनय जी कह रहे थे ना कि एकदम बिहार के लिए उनके लिए छटपटाहट है, लगता है कि कैसे बिहार बदले, कैसे बेहतर बिहार हो। बिल्कुल, चिराग पासवान बिहार में कितना समय देते हैं और बिहार के लिए कितनी छटपटाहट है वो तो हर बिहारी समझता है, लेकिन युवा नेता तो हैं, दलित चेहरा तो हैं, तो यही महत्वाकांक्षा को लेकर के ये कहते हैं कि मेरे पिता तो कभी बिहार में नहीं आए, लेकिन मैं बिहार की राजनीति करना चाहता हूँ। लेकिन बिहार की राजनीति करने में वो जेडीयू के कान खड़े हो जा रहे हैं कि कहीं फिर वो चिराग पासवान वही 2020 की पुनरावृत्ति न कर दें। इसलिए पारस को वेट एंड वॉच पर रखा गया है कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए। और जहां तक आरजेडी की बात है, नहीं ऐसा नहीं है, दलित नेता उनके यहाँ भी हैं, शिवचंद्र राम से लेकर के और राजेश राम जो कांग्रेस के हैं वो दलित ही हैं। और ऐसा नहीं है कि दलित नेताओं पर आरजेडी का प्रभाव कम गया है, आरजेडी का प्रभाव है। लेकिन हाँ, चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस में अगर तुलना किया जाए तो चिराग पासवान का एक्सेप्टेंस है पासवान समाज में। पशुपति कुमार पारस के आ जाने से वोट फ्रैक्चर्ड कर जाएगा या पारस जी के साथ पासवान वोट चला जाएगा, और ऐसा आरजेडी समझ रही है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। हाँ ठीक है, लड़ाने के लिए वो लड़ा दें एक चेहरा के नाम पर कि पारस जी अब हमारे साथ आ गए हैं, उनको टिकट दे दें, लेकिन लालू प्रसाद इस मामले में बड़े माहिर खिलाड़ी हैं। उनको पता है कि वो पासवान समाज का वोट चिराग पासवान के साथ है, वो एनडीए में रहेंगे, उनके साथ रहेगा। वो अगर अलग लड़ेंगे तो फिर वो फ्रैक्चर्ड होकर के अलग चला जाएगा वो समाज का वोट।
इसलिए पारस जी के बारे में जो आपको खबर है, 1-2 सीट अगर वो मिल जाती है, कुछ को आरजेडी से टिकट देने की बात हो सकती है और सूरजभान सिंह के नाम पर 1-2 सीट की बात हो सकती है। इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं दिखती है। चलिए, बिल्कुल, फिर सवाल वही है और मुझे लगता है इसका जवाब हम लगातार जब भी विनय जी हमारे साथ बैठेंगे तो हम ये जरूर पूछेंगे कि चिराग क्या एनडीए में बने रहेंगे। जो मेरे पास सूचना है कि कान चिराग के तब से खड़े हो गए जब जेडीयू के एक बड़े नेता ने उनके 2 एमपी को एयरपोर्ट पे कह दिया कि अरे भाई आप बीजेपी के एलआई हैं, आप हमसे मीटिंग क्यों करना चाहते हैं, आप बीजेपी से करिए। उसके बाद चिराग को लग रहा है कि हमारी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, क्या उसके लिए चिराग दबाव बना रहे हैं, या चिराग जैसा सरोज सिंह कह रहे थे कि इस बार भी जेडीयू का खेल स्पॉइल करेंगे जैसे 2020 में उन्होंने किया था। क्या वाकई अगर इस तरह की बात होगी तो क्लियर कट एज क्या महागठबंधन को मिलेगा? अभी तो सर्वे बता रहा है 10% का गैप है, लेकिन चिराग के इस तरह के रवैये के बाद महागठबंधन किस तरीके से परफॉर्म करेगा, यह भी एक बड़ा सवाल उठता है। तो सवाल कई हैं जिनके जवाब हम तलाशते रहेंगे। विनय कुमार जी, डॉक्टर संजय कुमार और अभी थोड़ी देर पहले तक थे हमारे साथ सरोज सिंह, आप तीनों लोगों का इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।